हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक, मेरे गणित की क्लास में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना था। a बराबर बी क्यू प्लस आर। आज जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर पर आधारित कुछ प्रश्न जो है प्रश्नावली 1.1 के हम करेंगे। वो प्रश्न वैसे एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी विद्यार्थियों हम करेंगे क्योंकि हम 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं। कोई भी प्रश्न कभी भी आ जाए, हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हमें अपनी संपूर्ण तैयारी करनी, पूरी किताब का हमें 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 1.1 के जो कुछ प्रश्न करेंगे, शेष प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है प्रश्नावली 1.1 के जो विद्यार्थियों, आपको मैं दूसरा, चौथा और पांचवा, ये तीन प्रश्न कराऊंगा और इन तीन प्रश्नों के लिए एक बेसिक क्वेश्चन है, पहले मैं उसको कराऊंगा। यानी इन तीन प्रश्नों को कराने से पहले जो प्रश्न जरूरी है और आपकी किताब के उदाहरण में है, इसलिए वो बहुत जरूरी है, तब आपको दूसरा, चौथा और पांचवा 1.1 का समझ में आएगा। और 1.1 के जो शेष प्रश्न है वो भी आपको करवा दूंगा वीडियो में, आप निश्चिंत रहिए। आज हम दूसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न करेंगे। अच्छे से, प्यार से, स्नेह से आपको समझना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझना हमें। प्रश्न है स्टूडेंट, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी शून्य से बड़ी संख्या, 1, 2, 3, 5, 7, 25, कुछ भी शून्य से बड़ा होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आ रही बात समझ में? हमें कह रहा है विद्यार्थियों कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा कैसे संभव है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। स्टूडेंट, अच्छे से आपको समझना है, क्लियर है? यानी इसका मतलब है कि कोई भी संख्या जो है स्टूडेंट, कोई भी संख्या 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 इस रूप में लिखी जा सकती है। ये क्या कहना चाहता है विद्यार्थियों, आपको ध्यान से समझना है, इसका मैं सत्यापन भी करवाऊंगा। अब आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिखूंगा, उन संख्याओं को आप ध्यान से देखना है। जैसे मैंने लिखा विद्यार्थियों 7 लिखा, 7 एक क्या है, पूर्णांक है। 7 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है 7। अब देखिए 7 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 3 इंटू 2 प्लस 1, क्या इस रूप में लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 1। तो आप देखिए ये रूप नजर आ रहा है, 3q प्लस 1 रूप। यहां q कितना हो गया, q मेरा 2 हो गया, तो 3 इंटू क्यू प्लस 1 रूप, ये वाला सॉरी 3q प्लस 1 रूप हमें यहां नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि मैं 23 लेता हूं, संख्या 23 ली, अब इस 23 में 3 का भाग देता हूं। 3 का भाग क्यों दूंगा, क्योंकि यदि इन तीनों की 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की यदि मैं तुलना करूं, किससे, a बराबर बी क्यू प्लस आर से तुलना करूं, तो आप देखिए विद्यार्थियों सभी को a बराबर बी क्यू प्लस आर रूप में लिखा जा सकता है, जहां q के साथ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो यहां q के साथ 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यानी भाजक जो है हमारे प्रश्न का, इस प्रश्न के लिए भाजक फिक्स हो चुका है। भाजक कितना है, 3। यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी धनात्मक संख्या, इसमें आपको 3 का भाग देना है। तो 23 में 3 का भाग दूंगा तो भाजक 3 इंटू भागफल, भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, शेषफल आएगा 2। तो अब आप देखिए ये वाला रूप है 3 इंटू क्यू प्लस 2, क्यू कितना हो गया, यहां क्यू 7 हो गया। जब संख्या 7 थी, यानी हमारा धनात्मक पूर्णांक हमने 7 माना, तो 3 इंटू क्यू प्लस 1, यानी ये रूप लिखा गया। जब मैंने संख्या 23 मानी, धनात्मक पूर्णांक कोई भी माना जा सकता है, 23 में जब 3 का भाग दिया तो 7 बार गया, शेष 2 बचा, तो कौन सा रूप आया, 3q प्लस 2, ये रूप आया। अब 3q वाला समझना विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना, हमने 9 को लिखा स्टूडेंट, ठीक है। अब 9 को क्या लिख सकता हूं, आप ध्यान से सुनना, 3 इंटू 3,
3 इंटू 3 9, भाग पूरा जाएगा, शेषफल आएगा 0। तो देखिए यहां पर क्यू भी मेरा 3 हो गया, तो 3 इंटू क्यू, 3 क्यू, ये वाला रूप आया। शेषफल 0 है ना, इस 3 क्यू में 0 हम जोड़ ही सकते हैं, 3 क्यू में 0 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, 3 क्यू आएगा। तो यहां पर भी आप देखिए ये वाला रूप आया। कोई भी संख्या विद्यार्थी ले सकते, किसी भी संख्या को आप ले सकते हो। जैसे कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे 2 को कैसे करेंगे, तो आप देखिए 2 का भाग 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, 0 बार दे देंगे, 0 बार देंगे तो यहां भी 0 आएगा और शेषफल 0 आएगा। तो कैसे लिखेंगे, 3 का भाग दिया, भाजक इंटू भागफल कितना है 0 प्लस शेषफल है 2। तो यहां भी आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कौन सा रूप आया, क्यू मेरा 0 हो गए, तो 3 इंटू क्यू, 3 क्यू प्लस 2, यानी ये वाला रूप आया। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, मैं आपको कहने का मतलब यह है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, यदि आप इसमें 3 का भाग देते हो, या तो शेषफल 1 बचेगा, या शेषफल 2 बचेगा, या शेषफल 0 बचेगा। शेषफल 0 बचने का मतलब है कि 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दुनिया में आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे एक सिंपल 1 2 और ले लेते, मान लीजिए मैंने सिंपल 90, 91 और 92 ले ली, ये 3 संख्याएं ले ली। फिर मैं आपको इस सवाल को करूंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि सवाल कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो 90 में 3 का भाग देते हैं प्यारे, 3 का ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये a बराबर बी क्यू प्लस आर की इन तीनों से तुलना करो तो क्यू के आगे यहां भी भाजक 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3, इसलिए 3 का भाग दे रहे हैं। यदि यह 4 होता, 4 क्यू, 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2, तो मैं किसका भाग देता, 4 का देता, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, शेषफल 0, फिर यहां से 0 उतरेगा तो यहां 0 उतरेगा तो यहां भी क्या आएगा 0, ठीक है। तो शेषफल हमारा 0 आया। तो 3 का भाग 90 में 30 बार गया तो क्या लिखेंगे, भाजक इंटू भागफल, 3 इंटू 30 लिख देंगे, शेषफल आया 0, ठीक है। तो कौन सा रूप आया, 3 क्यू, यानी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0। अब 91 में देते हैं विद्यार्थियों, 91 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, शेषफल आएगा 0, शेषफल आया 0। अब 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 1 में जाएगा क्या, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, छोटी संख्या है, तो हम कितनी बार देंगे, 0 बार, और 0 का 0 आएगा, शेष बचेगा 1। तो देखो 3 का भाग जो है 91 में भी 30 बार गया, लेकिन शेषफल बचा 1। इसी तरह 92 में यदि 3 का भाग देता हूं, मैंने 3 संख्याएं मन से ली, ये भी ली, और 3 संख्या लेकर आपको समझाना ये चाहता हूं कि किसी भी संख्या में यदि 3 का भाग दे, या तो भाग पूरा पूरा जाएगा, इस स्थिति में शेषफल 0, या भाग जाएगा लेकिन शेष 1 बचेगा, या भाग जाएगा शेष 2 बचेगा, ठीक है। तो 92 में देखकर देखते हैं, 3 बार गया, शेषफल 0, 2 उतरा, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 0 बार देंगे, 0 इंटू 3 0, शेष बचेगा 2। तो यहां कौन सा रूप आया, 3 इंटू 30 प्लस 2, क्लियर है। शेषफल कितना आया, 2। तो आप इन उदाहरणों के माध्यम से ये समझते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी हजारों हो में हो, सैकड़ों में हो, लाखों में हो, उसमें आप यदि 3 का भाग लेते हो, या तो भाग पूरा पूरा जाएगा, या शेष 1 बचेगा, या शेष 2 बचेगा, क्लियर है। अब ये क्यों बच रहा है वो हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो मैं ये शेष रहने देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप ध्यान से सुनना, ओके ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही सत्यापन करवा दिया। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये सवाल जो है उन 3 प्रश्नों को जो मैं प्रश्नावली 1.1 के कराऊंगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो उसने क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक लेना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो हम धनात्मक पूर्णांक 7, 23, 9, 2 कुछ भी ले सकते हैं ना, अभी 90, 91, 92 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं उस धनात्मक पूर्णांक को a मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ओके यहां तक समझना है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो b हमें, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक तो a होता है, एक b होता है, एक q होता है, एक r होता है। तो a तो हमने मन से माना, कुछ भी हो सकता है, 7, 23, 9। हर बार हमें भाग किसका देना है, 3 का देना है, क्योंकि q के आगे हर बार भाजक क्या है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, a तो कोई भी संख्या हो सकती है, a तथा b बराबर 3। b हमने फिक्स ले लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो में b होता है वो हमने फिक्स 3 ले लिया। a तथा b बराबर 3 में
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे? a तथा b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उपयोग करिए। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? हमारे स्टूडेंट्स को पता है, ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a ही है, मर्जी से कुछ भी संख्या ले सकते हैं, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। b की जगह उन्होंने कहा 3q प्लस आर। यहां तक समझ में आ गया। और हम जानते भी हैं जहां r जो होगा, हम जानते हैं r हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से सदैव छोटा होता है। यहां भाजक कौन है? हम हर संख्या में भाग किसका दे रहे हैं? 3 का दे रहे हैं। तो इसका मतलब शेषफल का मान क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो बताइए r के संभावित मान क्या क्या होंगे? आप बताइए। अतः शेषफल के संभावित मान, शेषफल के संभावित मान क्या क्या होंगे? देखते हैं। शेषफल के संभावित मान आप बताइए। देखो 3 से छोटा होगा, 0 हो सकता है, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शेषफल हमेशा 3 से छोटा होगा, 3 से बड़ा नहीं होगा। तो 0 से स्टार्ट करो, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 हमारा कौन है? भाजक है। ठीक है, अब ये जो r के मान आए 0, 1 और 2, ये आप यहां रखिए। r की जगह 0 भी रखिए, r की जगह 1 भी रखिए, r की जगह 2 भी रखिए। तो क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो हम r के शेषफल के संभावित मान 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1 और 2, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, a बराबर 3q प्लस r को। तो शेषफल के संभावित मान 0, 1, 2 समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण 1 में रखते हैं, रखने पर। ठीक है, या आप a बराबर 3q प्लस आर भी लिख सकते हो। यदि आप समीकरण नहीं देना चाहते हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। कैसे? सुनना, यदि आप ऐसे नहीं रखना चाहते हो ठीक है, तो आप आर शेषफल यानी आर, ठीक है, शेषफल यानी आर के संभावित मान 0, 1, 2 किसमें? a बराबर 3q प्लस आर में रखने पर, इसमें रखेंगे r की जगह। एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो सबसे पहले r जब 0 रखते हैं, जब r बराबर 0 है तो a बराबर क्या आएगा? 3q प्लस 0। जब r बराबर 0 है तो a ये आएगा, तो 3q प्लस 0 क्या होता है? a बराबर आएगा 3q। ठीक है, जब r बराबर मेरा 1 होगा तो a में यहां 1 रखिए, 3q प्लस 1 आएगा। और जब r बराबर मेरा क्या होगा? r बराबर 2 होगा, तो a का मान क्या आएगा? 3q प्लस 2 आएगा। क्लियर है? और a मेरा क्या था? धनात्मक पूर्णांक। तो आपने देख लिया प्यारे विद्यार्थियों कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, या तो वो 3q होगा, a बराबर 3q, या a बराबर 3q प्लस 1 होगा, या a बराबर 3q प्लस 2 होगा। बस ये खत्म, इसी तरह करना था। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? लास्ट में लाइन ये लिखनी है कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, वो ऊपर वाली लाइन सेम लिखनी है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q, 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है? 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी एक ही रूप में लिखा जाएगा, या तो आप 3q में लिखो, या 3q प्लस 1, या 3q प्लस 2। जैसे 27 है तो उसको 3 इंटू 9 लिख सकते हो, 3q रूप में लिख सकते हो, शेष में आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब ये चीज जो है अगले प्रश्नों में काम आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और जो शेष प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। आज जो ऐसे सेम क्वेश्चन है, जब जैसा भी करवाया उसी की तरह आधारित प्रश्नों को करवाऊंगा। तो प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है? किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पहला जो अभी प्रश्न किया उसमें क्या लिखा था, धनात्मक पूर्णांक, अब क्या आया, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो कोई भी धनात्मक विषम संख्या है उसे आप 6q+1, 6q+3 या 6q+5, तो यदि आप इन तीनों की तुलना करो ना, किससे, a बराबर bq+r से तुलना करो, तो आप देखिए मैं यहां लिखता हूं 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो आप एक चीज देख रहे हो कि हर बार या तो शेषफल 1 आ रहा है या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है। शेषफल के 3 मान आ रहे हैं, 1, 3 और 5, और जो भाजक है वो हर बार मेरा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब इस बार हमें संख्याओं में भाग 6 देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विषम संख्या लेते हैं, धनात्मक विषम संख्या, जैसे 5 ले ली, 7 ले ली, 21 ले ली, 23 ले ली, 33 ले ली, कोई भी विषम संख्या लेते हैं, यदि उसमें 6 का भाग देंगे या तो शेषफल 1 बचेगा या 3 बचेगा या 5 बचेगा। ये प्रश्न हमें कहना चाहता है। मैं आपको पहले सत्यापन भी करवा देता हूं ताकि विद्यार्थियों को और अच्छे से समझ में आए। सत्यापन देखना, क्या कहना चाहता है प्रश्न वो देखना। जैसे मैंने संख्या ले ली 13, ठीक है, फिर मैंने विद्यार्थियों ले ली 15 और ले ली 17। तो देखो 13 में यदि 6 का भाग दूंगा, भाजक 6, भाग 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, शेष 1 बचा। तो ये रूप आया 6q, 6 इंटू क्यू, क्यू की जगह 2 आ गया प्लस 1। यदि 15 में देता हूं तो 6 दूनी 12, शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो Q मेरा 2 हो गया, अभी भी Q 2 है, लेकिन शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया, यानी ये वाला रूप आ गया। क्लियर है। अब यदि 17 में देता हूं तो 6 दूनी 12, शेष बचेगा 5, तो शेषफल 5 आ गया, यानी 6q+5 का रूप आया। कोई भी संख्या ले सकते हो, बड़ी भी संख्या, जैसे मान लीजिए किसी ने 33 ले ली, तो 6 का भाग आप दीजिए, 6 पंजे 30, शेषफल बचेगा 3। तो आपको 33 को आपने क्या लिखा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल 3, यानी 6 इंटू 5 प्लस 3, यानी 6q+3 वाला रूप आया। कोई भी संख्या ले लो, या तो 6 का भाग दोगे ना, किसी भी विषम संख्या, सम की बात नहीं कर रहा, वो बोला है विषम पूर्णांक। तो हमेशा देख लेना, किसी भी विषम पूर्णांक में यदि आप 6 का भाग देते हो, या तो शेष 1 आएगा या 3 आएगा या जी 5 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि वो संख्या विषम संख्या मन से कोई भी मान सकते हो, 13, 15, 37, 33, 97, 1001, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने उसको ए मान लिया, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, सेम पिछले सवाल की तरह करना है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब बी हमारा क्या है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, ए तथा, ठीक है, बी हमारा फिक्स है 6, ए तथा बी बराबर 6 में, ए तथा बी की जगह भाजक कितना है, 6, ए तथा बी बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ए तथा बी बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्लियर है, तो a तथा b बराबर 6 में हम क्या यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, a बराबर होती है bq+r। ठीक है, तो a तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसको छेड़ना नहीं है, b की जगह में बोला 6 लेना है, q+r। ओके, जहां a बराबर 6q+r, जहां हम जानते हैं r क्या होता है, जहां हम जानते हैं r हमेशा 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन सदैव भाजक से छोटा होगा, और भाजक b बराबर कितना है मेरा, 6 है। तो शेषफल जो है 6 से छोटी संख्या होगी, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, 0 से होगा। तो इसका मतलब शेषफल के संभावित मान का क्या होंगे, अतः r यानी शेषफल, क्लियर है, शेषफल जिसे हम r कहते हैं, अतः शेषफल के संभावित मान, शेषफल के संभावित मान क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, r यानी शेषफल जिसे हम r से लिखते हैं, शेषफल के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, r बराबर 0,
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। इन 5 के अलावा 6 नहीं लेंगे। क्लियर है? तो शेषफल के संभावित मान r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 किस में रखने पर? a बराबर 6q प्लस r में रखने पर। ठीक है, में रखने पर। अब एक एक हम रख के देखते हैं क्या आता है। सभी विद्यार्थी देखेंगे r के मान जो है 0, 1, 2, 3 सब रखिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः a बराबर क्या क्या हो सकता है? a बराबर देखो r की जगह जब 0 रखेंगे तो 6q प्लस 0। यहां r की जगह जब 0 रखेंगे 6q में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6q आएगा। ठीक है, तो अतः a बराबर 6q, या जब शेषफल की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 6q प्लस 1, या a की जगह, ठीक है, शेषफल r की जगह 2 रखेंगे तो आएगा 6q प्लस 2 आएगा, या r की जगह 3 रखेंगे तो आएगा 6q प्लस 3 आएगा। r की जगह शेषफल की जगह 4 रखेंगे तो आएगा 6q प्लस 4, या यदि r की जगह 5 रखते हैं तो क्या आएगा? 6q प्लस 5 आएगा। क्लियर है? ये बराबर 6q, या 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। हमें तो गुरुजी, हमें तो ये 1, 3 और 5 वाला बोला था। 1, 3 और 5 ये सर 6q प्लस 2 और ये 6q प्लस 4 एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? तो इन एक्स्ट्रा को कैसे हटाएंगे? ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। हमें प्रश्न में साफ साफ बोला है, हमने ऊपर क्या लिया? ए विषम पूर्णांक है। विषम क्या होते हैं? जो 2 से भाज्य नहीं होते हैं। विषम क्या होते हैं? जो 2 से भाज्य नहीं होते हैं। हमें केवल वो लेने हैं। लेकिन जो 2 से भाज्य हो जाते हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, यानी सम, जो सम पूर्णांक है उनको तो नहीं लेना है, हमें तो ए लेना है। और ए कैसा है? विषम संख्या है। तो आप देखिए विद्यार्थियों, इस a बराबर 6q में, 6q प्लस 2 में और 6q प्लस 4 में, इन सभी में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 6q में 2 का भाग दूंगा, देखो साफ साफ 2 से 6 बट्टा 2 करेंगे क्या आएगा? 3q आएगा। तो 6q में, इस 6q में 2 का भाग जा रहा है। ये 6q जो है 2 से विभाजित संख्या है। 6q प्लस 2 में देखिए, 6q प्लस 2 में भी आप देख लीजिए विद्यार्थियों, 6q प्लस 2 में भी 2 का भाग जाता है। कैसे? सुनना प्यारे बच्चों, 6q प्लस 2 में भी 2 का भाग जो है आपका जाता है। कैसे? हम 6q प्लस 2 में से ऊपर देखो, अंश में 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3q प्लस 1 बट्टा बनेगा 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बना? 3q प्लस 1। इसका मतलब कि 6q प्लस 2 में भी 2 का भाग गया। हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार गया भाग? 3q प्लस 1 गया। ठीक है, इसी तरह विद्यार्थियों 6q प्लस 4 में भी आप देख लीजिए, 6q प्लस 4 में भी 2 का भाग जाता है। अंश में 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3q प्लस 2 बट्टा में बट्टा आएगा 2। अब देखिए यहां भी 2 से 2 कैंसिल तो क्या बना? 3q प्लस 2 बना। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि हमारा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये तीनों जो है 2 से विभाजित है। इन तीनों में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये तीनों 2 से विभाज्य है। इसका मतलब 2 से विभाज्य वो कैसे पूर्णांक होते हैं? सम पूर्णांक होते हैं। लेकिन हमें क्या बोला गया? एक ऐसा पूर्णांक है जिस सवाल में बोला विषम पूर्णांक। इसका मतलब a का मान 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं लेना है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? हम लिखेंगे चूंकि a जो है एक, ये मैंने सब रफ में आपको समझाने के लिए किया है। चूंकि a एक क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः a का मान, ठीक है, अतः a का मान क्या क्या नहीं हो सकता? a का मान 6q या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 6q प्लस 4, 6q प्लस 2। ठीक है, यहाँ 4 के पहले 2 आएगा, 6q प्लस 4। ठीक है, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 नहीं हो सकता। क्लियर है? a का मान 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 नहीं हो सकता। कारण क्या नहीं हो सकता? क्योंकि
क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य। कारण पूरा लिखना आपको। वैसे सवाल इतने महत्वपूर्ण नहीं आते हैं इस चैप्टर में, फिर भी ये समझने ये तीनों 2 से विभाज्य है। तो और 2 से विभाज्य होते हैं वो सम होते हैं, हमें क्या बोला, विषम लेना। इसका मतलब पीछे कौन से 3 बच गए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। एक ये 3 मान ही हो सकते हैं, बाकी ये जो सर्कल बनाए मैंने, जिनके ऊपर गोले बनाए, ये मान संभव नहीं है। तो लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे, बचे हुए 3 को लिख दो। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3, इनमें से भी कोई भी एक ही होगा, या तो ये होगा या ये 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को या कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसको 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरह आपको करने हैं, कुछ नहीं करना है। जो भी आपको भाजक दिया हो, जो भी भाजक दिया हो वहां पर a = bq + r रूप में b की जगह वो भाजक लगा दो, और r के मान भाजक से कम होंगे वो रख दो, और थोड़ा दिमाग लगाओ, विषम बोला सम बोला उसके अनुसार 3 को गायब कर दो, बचे हुए 3 हमारे उत्तर होंगे। ओके, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। यह भी प्यारे विद्यार्थियों अच्छा प्रश्न है। क्या बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अब हमने धनात्मक पूर्णांक वाला सवाल पढ़ा था। ठीक है, अभी जो शुरुआत में मैंने एक उदाहरण लिया था, जो मैंने कहा 1.1 का नहीं लेकिन काम आएगा। अभी हमने शुरुआत में कहा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इस सवाल को काम में लेना है। इसके अंदर क्या बोला कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, सवाल में क्या है, वर्ग करना है। और धनात्मक पूर्णांक हमने बताया या तो 3q होगा या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम जानते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, कोई भी धनात्मक, या हम ये लिख सकते हैं सेम वही लाइन कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किन रूप का होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3 रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है, रूप का होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए। यानी a के ये जो 3 मान हो सकते हैं इनका हमें वर्ग चाहिए, और वो वर्ग भी हमें किस रूप में लेकर आना है, 3m या 3m + 1 के रूप का। ये 3m या 3m + 1 का रूप क्या होता है पहले मैं समझाऊंगा, पहले हम ध्यान से इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। क्लियर है? तो सभी विद्यार्थी यहां देख रहे हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक है जिसका हमें वर्ग करना है उसके भी 3 मान हो सकते हैं। कौन कौन से, 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में। ठीक है, तो यहां कितनी स्थितियां संभव है, 3। यहां 3 स्थितियां संभव है, यहां 3 स्थितियां संभव है प्यारे विद्यार्थियों। कितनी स्थितियां, 3 स्थितियां संभव है। ओके, कौन कौन सी, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों। सबसे पहले a बराबर हम क्या लेंगे, 3q लेंगे। ओके जी, फिर हम a बराबर क्या लेंगे, 3q + 1 लेंगे। फिर हम क्या लेंगे, a बराबर 3q + 2 लेंगे, क्योंकि a जो है धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक के 3 मान संभव है। ठीक है, तो मैंने तीनों मान अच्छे से ले लिए हैं, आप इन तीनों को अच्छे से समझना। तो पहले बात करते हैं a बराबर 3q की। हमें a क्या, धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करते हैं, a² क्या आएगा,
3q का स्क्वायर करेंगे। यदि बाएं भाग का वर्ग करेंगे तो दायां भाग जो a का मान है उसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या आएगा देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा ए है उसका वर्ग 3 का वर्ग हुआ 9, क्यू का वर्ग होगा क्यू स्क्वायर। यहां तक आया। अब हमने क्या कहा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होना चाहिए या 3m प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन यहां तो कोई 3 नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ध्यान से सुनना। ए स्क्वायर, इस 9 को हमने क्या लिखा, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। हमने इस 9 को लिखा 3 इंटू 3 और साथ में है क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, देखो ये जो 3 क्यू स्क्वायर है ना इसको m मान लेंगे। क्या करेंगे एक बार देखिए, माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर m मान लो, इसकी जगह m लिख दो। तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, 3, इसकी जगह m लिखा तो 3 इंटू एम यानी 3m बन गया। बन गया 3m। हमने क्या कहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो। तो देख लो 3m आ गया। कैसे आया वापिस सुनना, a 3q था, 3q का स्क्वायर किया 9q स्क्वायर। अब हमें 3 कॉमन लेना है और बचे हुए को m लिखना था, तो 9 को लिखा 3 इंटू 3 साथ में क्यू स्क्वायर। तो 3 तो हमें जरूरत थी और बचे हुए जो था ना 3 क्यू स्क्वायर उसको मैंने m मान लिया। ठीक है, तो बन गया 3 इंटू एम। तो ये वाला रूप आया। अभी मैं करवाऊंगा भी कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब देखिए a बराबर 3q प्लस 1 को देखिए, a का दूसरा मान ये भी हो सकता है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक लेना है तो धनात्मक पूर्णांक के 3 मान संभव है। मैं अब ये वाला मान ले रहा हूं 3q प्लस 1। तो ए स्क्वायर करो, इसका भी वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करो तो 3q प्लस 1 का क्या आएगा, वर्ग आएगा। यहां लगेगी सर्व समीका कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो क्या बनेगा अब वो भी देखना, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, 6 एकम 6q प्लस 1 का वर्ग आएगा 1। यहां तक भी आ गया। अब देखिए हमने धनात्मक पूर्णांक जो था a उसका वर्ग कर दिया। हमें वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का चाहिए, लेकिन यहां तो क्या आ रहे 9q स्क्वायर प्लस 6q, दूर दूर तक कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, यहां 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 1 3 बार आया तो अंदर बचा 3q स्क्वायर। यहां 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 बार आया तो बनेगा 2q और प्लस का 1 ये बैठा है। अब क्या करेंगे, ये जो चीज है इसको एक बार आप m मान लो। क्या करो, m मान लो। माना m बराबर 3q स्क्वायर, या ऐसे लिख दो, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये जो है इसको m मान लो। इसको m मानेंगे तो a स्क्वायर क्या आएगा, 3m प्लस 1 आ गया। आ गया 3m प्लस 1, यानी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग किस रूप में आया, 3m प्लस 1 के रूप में। एक और सिद्ध हो गया। अब अगला, ठीक है, अब a का तीसरा मान भी हो सकता है, जो धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग करना है उसके खुद के 3 मान हो सकते हैं। हमने 3q प्लस 1 में तो 3m और 3m प्लस 1 लेकर आ गए। अब a का तीसरा मान यह है, अब इसका भी वर्ग करो। a स्क्वायर बराबर आएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सूत्र हम जानते हैं a प्लस बी का सर्वसमी का उपयोग करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, सूत्र क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, साथ में आएगा q प्लस 2 का स्क्वायर यानी आएगा 4। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो अब किस रूप में ले, 9 3m प्लस 1 या 3m किस रूप में बनेगा। तो यहां तो एक नजर आ रहा था, इनमें से हमने 3 कॉमन लिया। यहां तो कहीं एक भी नजर नहीं आ रहा है और न 3 पूरे में से कॉमन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्या करना है, इस 4 पर फोकस करना है। 4 के हम टुकड़े कर देंगे, सुनना 12q, 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1, क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एक तो सिद्ध करना है और इन तीनों में से हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। तो बनेगा a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर, 12 में 3 का भाग दिया 4q प्लस 1 बच गया और पीछे यहां बाहर भी 1 है। अब क्या करेंगे, हम जो इसको है, ये जो चीज है इसको हम m मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना m बराबर
माना ये जो चीज है 3q² प्लस 4q प्लस 1 को m मान लेंगे तो क्या बनेगा, a² बराबर बनेगा 3m प्लस 1। क्लियर है, ये बन गया 3 प्लस m। ठीक है, इस पूरे को m मान लिया प्लस 1 बना। तो हमने देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 का रूप का होगा। ऐसा क्यों होता है, इस चौथे प्रश्न के में आपको उदाहरण के रूप में समझाऊंगा, ध्यान से सभी विद्यार्थी सुनेंगे। जैसे मैंने कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिया, ठीक है, मैंने समझा रहा हूं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने कोई भी धनात्मक पूर्णांक a2 ले लिया, ठीक है, a यदि 2 लेता हूं तो a का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब इसमें यदि आप 4 में 3 का भाग देते हो ना, 3 का भाग दोगे एक बार जाएगा, शेषफल बचाए, तो 4 को ये जो धनात्मक पूर्णांक a था उसके वर्ग 4 को आपने भाजक 3 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 1, यानी आपने क्या लिखा, 3m, 1 की जगह m मान लो 3m प्लस 1 के रूप में लिखा। m बराबर यहां कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे कोई और संख्या लेता हूं, यदि a बराबर आप 5 लेते हो, धनात्मक पूर्णांक 5 लेते हो, इसका वर्ग क्या होगा, 25 होगा। अब इस 25 में भी यदि 3 का भाग देते हैं, 8 बार जाएगा, 8 या 24 शेषफल 1। तो आप यहां भी देख रहे हो कि 25 को, ये धनात्मक पूर्णांक जो 25 था, 25 को आप लिख रहे हो 3 इंटू भागफल 8 प्लस 1, तो क्या बना, 25 को भी आप जो है किस रूप में लिख रहे हो, 3m प्लस 1। m की जगह यहां कितना है, m की जगह यहां 8 है, तो आप देख रहे हो m बराबर 8। क्लियर है, m कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए किसी भी संख्या में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, 3 का भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 0 बचेगा। कैसे, मान लीजिए आपने a बराबर ले लिया, मान लीजिए 3 ले लिया, या आपने 6 ले लिया, तो a² धनात्मक पूर्णांक 6 लिया तो उसका वर्ग 36 होगा। अब आप 36 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, शेषफल 0, 6 उतरा, 3 दूनी 6, शेषफल 0। तो आपने 36 में यदि 3 का भाग दिया तो भाजक इंटू भागफल 12 प्लस शेषफल 0, यानी 36 बराबर क्या बना, 3, 12 को m मान लो, 3m प्लस 0, यानी 3m वाला रूप आ गया, m की जगह 12 है। क्लियर है, ये कौन सा रूप आ गया, m, 3m वाला, m बराबर कितना है, 12 है। ओके स्टूडेंट, तो आप ये देख रहे हो किसी भी संख्या के वर्ग में, कोई भी संख्या 5 ले लो, 8 ले लो, उसका वर्ग कर लो, 25, 64, किसी में भी 3 का भाग दोगे या तो भाग शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 0 बचेगा, यानी भाग पूरा पूरा जाएगा। ये हमारा प्रश्न कहना चाहता है। अब लेते हैं 5वां प्रश्न, वो भी इसी तरह पिछले प्रश्न में हमने धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया, अब हमें घन करना है। ठीक है, सेम सवाल है, वर्ग की जगह घन करना है, अंतिम सवाल है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन लेकर आना, पूरा फोकस घन पे है। तो सबसे पहले कोई भी धनात्मक पूर्णांक a मान लो, कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, हमें उसका घन करके या तो 9m आएगा, यानी 9 कॉमन आएगा, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आएगा। ठीक है, तो हम a कोई धनात्मक पूर्णांक है, फिर हम जानते हैं चूंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, 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 किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जाता है। ऐसा भी हमारे विद्यार्थियों को पता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या रूप में लिखा जाता है। क्योंकि हमें प्रश्न में बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना, लेकिन धनात्मक पूर्णांक खुद कहता है मैं तो 3 तरह का होता हूं, मेरे तीन मानों का क्या करो, आप घन करो और उन घन को इन 3 रूपों में लिखो। ठीक है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, यहां 3 स्थितियां संभव है, अतः यहां 3 स्थितियां संभव है। यहां 3 स्थितियां कैसे संभव है, सुनना, यहां 3 स्थितियां संभव है।
कौन कौन सी सुनना स्टूडेंट, एक तो पहली कौन सी है, a का मान क्या हो सकता है 3q हो सकता है, क्लियर है, a का मान 3q हो सकता है, वो स्थिति हो गई। दूसरी होगा a का मान क्या हो सकता है 3q प्लस 1 हो गया, और दूसरा हो सकता है a का मान हो सकता है 3q प्लस 2। तीनों a के मान ही है, धनात्मक पूर्णांक के मान है, लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन करना है। तो सबसे पहले यहां करते हैं a का घन करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का घन, तो बाएं भाग का घन किया तो दाएं भाग का भी घन करो, 3q की घात 3, तो a क्यूब बराबर क्या आएगा, 3 का घन होगा 27, q की घात आएगी 3। हमें धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में लिखना है, 9m या 9m प्लस 1 या प्लस 8, ठीक है। तो यहां पर हमें 9 को क्या लेना है, कॉमन लेना है, बचे हुए को m लिख देंगे। तो a क्यूब बराबर 27 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3 लिख दो, साथ में q की घात 3 है, यहां क्या लिख दो, ये जो 3q की घात 3 है इसको क्या मान लो, m मान लो, क्या लिखेंगे, माना 3q की घात जो 3 है इसको m मान लेंगे, तो a क्यूब बराबर क्या आएगा 9 इंटू m, यानी धनात्मक पूर्णांक a उसका घन किया, उसके घन को हमने 9m के रूप में लिख दिया। दूसरी स्थिति a क्यूब बराबर क्या आएगी 0, इसका भी घन करेंगे 3q प्लस 1 की घात 3 का। अब ये सूत्र क्या होता है आप भी जानते हो, a प्लस बी की घात 3 का सूत्र हमें यहाँ यूज करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस सर्व समीकरण का उपयोग यहाँ करेंगे। तो क्या बनेगा, a क्यूब बराबर 3 का क्यूब होगा 27q की घात 3, फिर आएगा 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, साथ में q स्क्वायर इंटू बी है 1, फिर आएगा 3 इंटू ए कितना है, a है मेरा 3q इंटू बी का स्क्वायर, बी है 1 का स्क्वायर 1, और 1 का क्यूब होगा 1, ठीक है। इसे और सरल करके क्या लिख सकते हैं, a क्यूब बराबर आएगा 27q की घात 3 प्लस 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9q प्लस का 1, ये यहां तक पहुंच गए, ओके। अब यहां पर आप देखिए हमें 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का लिखना है, यहां देखो प्लस 1 आ रहा है, यानी इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे वाले 3 जो पद है इनमें से 9 को कॉमन ले लो, क्लियर है। आप क्या करो, इन 3 पदों में से 9 को कॉमन लो, तो a क्यूब बराबर बनेगा 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 27 में 9 का भाग दिया 3q क्यूब, फिर आएगा 3q स्क्वायर, फिर आएगा विद्यार्थियों q प्लस का 1, ओके। इन सब में मैंने 9 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम जो है इसको m मान लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माना ये जो है 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को m मान लेंगे। यदि इसको m मानता हूं तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, साथ में इसको m लिख दिया 9m प्लस 1, क्लियर है। हमने इस रूप में लिख दिया है कि जो धनात्मक पूर्णांक a के घन को 9m प्लस 1 के रूप में लिख दिया है। अब स्थिति 3, a का मान 3q प्लस 2 रखते हैं, तो इसका घन करेंगे तो इसका 3q प्लस 2, बाएं भाग का यदि आपने क्यूब किया है तो दाएं का भी करना होगा। तो रख के देखते हैं क्या आएगा सूत्र, इस सूत्र में रखेंगे a क्यूब बराबर, तो सबसे पहले होगा 3 का क्यूब होगा 27, 3 का क्यूब होगा 27 q की घात 3, फिर होगा 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, साथ में q स्क्वायर इंटू बी, फिर होगा 3 a की जगह 3q इंटू बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब यानी 8 आ जाएगा, क्लियर है। इस सर्व समीकरण में हमने सारे मान रख दिए, तो क्या बनेगा, a क्यूब बराबर बनेगा 27q की घात 3 प्लस 9 तिया 27, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, साथ में बनेगा q स्क्वायर, फिर बनेगा 3 तिया 9 चौक 36q प्लस बनेगा 8। तो अब आप ये भी समझ पा रहे हो यहाँ लास्ट में 8 आ रहा है, यानी 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां आप ध्यान से सुनना, 8 को रखना है, इन आगे वाले में से 9 को कॉमन लेंगे, तो a क्यूब बराबर बनेगा 9 कॉमन लेंगे तो बनेगा अंदर 3q की घात 3 प्लस 54 में 9 का भाग देंगे 6q स्क्वायर, 36 में 9 का भाग देंगे आएगा 4q प्लस का 8। अब क्या करेंगे, अंतिम स्टेप विद्यार्थी, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको m मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना
इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम m मान लेंगे। तो माना 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को हम m मान लेंगे। m क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें 9 के साथ m लाना है, तो जो भी साथ में हो, जैसे यहां था ये, यहां था ये, इनको हमने m मान लिया, अनावश्यक चीज थी तो इसको m मान लिया। तो a क्यूब बराबर क्या होगा जी, 9 साथ में इसको m प्लस 8 के रूप का होगा। तो हमने यहां पर क्या लिखा, लास्ट में लाइन लिखनी है आपको, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और वो मैंने आपके सामने साबित करके बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा ये कहना क्या चाहता था प्रश्न, ठीक है। तो एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने a बराबर 5 लिया, ठीक है, और a क्यूब बराबर क्या बन जाएगा, 5 का घन कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो धनात्मक संख्या मैंने 5 ली और इसका घन किया, यदि मैं इसमें भाग दूं, हमें 9 का भाग देना था ना, हमारा भाजक क्या था, अब देखिए पिछले प्रश्न में 9 तो हमारा था b था, भाजक हमारा क्या है 9 है, हर बार 9 कॉमन लिया हमने। तो 125 में यदि 9 का भाग दूं, 9 एकम 9, शेष पल आएगा 3, 35, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो ज्यादा होता है 3 बार जाएगा, शेष पल क्या बचेगा 8 बचेगा। तो आपने 125 को किस रूप में लिखा, 9 इंटू भाजक 13 प्लस शेष पल 8। तो आप क्या देख रहे हो कि किसी भी संख्या के घन में 9 का भाग दे रहे हैं तो शेष पल क्या आ रहा, 8 आ रहा, आप देख पा रहे हो। यहां शेष पल r बराबर 8 है, q को यदि आप 13 मानो तो आपने किस रूप में लिखा, इसको 9q प्लस 8 के रूप में आपने लिख दिया है, ठीक है, 9q प्लस 8 के रूप में लिखा। यदि आप इसमें देते हो a बराबर 4 मानते हो विद्यार्थियों, a क्यूब बराबर 4 का घन क्या होता है 64 होता है, और यदि मैं 64 में 9 का भाग दूं, 9 सत्ते 63 होगा, शेष पल 1 आएगा। तो आपने 64 को यानी धनात्मक संख्या 4 के घन 64 को आपने किस रूप में लिखा, भाजक 9 इंटू भागफल 7 प्लस 1। तो यानी ये किस रूप में आया, आप देख रहे हो यहाँ शेष पल 1 आ रहा है, 7 को q मान लो तो आएगा 9q प्लस 1 रूप, ठीक है। 9q प्लस 1 या 9m प्लस 1 एक ही बात है, मैंने q की जगह m ले रहा हूं, वो एक ही बात है। यहां आप q मान लो m मान लो, एक ही बात है। या हम क्या कर सकते हैं, a की जगह यदि 3 लेता हूं तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का घन होता है 27। अब इस 27 में यदि मैं 9 का भाग देता हूं तो 9 का भाग जाएगा पूरा पूरा, शेष आएगा 0। इसका मतलब आपने 3 का घन जो धनात्मक पूर्णांक 3 के घन 27 को 9 भाजक इंटू भागफल प्लस शेष पल 0 यानी, और इस 3 को m मान लो या q कुछ भी मान लो, 3 को m मान लेता हूं तो आपने 9 इंटू m 0 जोड़ोगे तो वही आएगा, यानी 9m के रूप में लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को यदि 9 से भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 आएगा या शेषफल 1 आएगा या शेषफल 8 आएगा। क्लियर है। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के दूसरा, चौथे और प्रश्न को, पांचवें को समझा। थोड़ा लेवल डिफिकल्ट था लेकिन हमने उदाहरणों के माध्यम से इस प्रश्नावली के इन भारी भरकम प्रश्नों को आसान तरीके से समझा और रटा नहीं, समझने की हमने पूरी कोशिश करी। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।